अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको करवा रही हूँ सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का जो गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का प्रीलियम का पेपर था उसके MCQs। इससे पहले वाली वीडियो में आपको सेकेंड ईयर बॉटनी करवा चुकी हूँ। अब हम ज़ूलॉजी वाला करेंगे इसका पेपर। तो हमारे पास पहला सवाल था कि मरीन इन्वर्टिब्रेट्स आर। तो आपकी बुक में पेज नंबर 9 के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो हाइपोटोनिक नहीं होते बल्कि वो होते हैं आइसोटोनिक, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होता वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन का एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड और इनसाइड के अंदर। तो इस वजह से उनको कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। इसी बेसिस पे उनको ऑस्मो कन्फर्मर्स कह रहे थे। ये चीज़ आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, पेज 9 पे लिखा हुआ है। उसके बाद था कि अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय। तो अमोनिया जो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है वो होता था ऑर्निथीन साइकिल, जो कि होती थी लिवर के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा था उसमें कि जो एक्सेस प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको उनकी कोई स्टोरेज की जगह नहीं है। ग्लूकोज तो चलो लिवर के अंदर स्केलेटल मसल के अंदर स्टोर हो गया, लेकिन प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गया, वो कहीं स्टोर नहीं हो सकते। तो उनको इवेंचुअली ब्रेक डाउन होता है, लिवर के अंदर आते हैं एक्सेस, उसमें से जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका जो यूनिट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप निकाल लेते हैं, उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो लिवर के अंदर स्टे नहीं कर सकता, उसको एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसको यूरिया कहते हैं। वो होता था बाय दी प्रोसेस ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, जो कि लिवर के अंदर होती थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। तो वो होता है फिल्ट्रेशन यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरी नेटवर्क है जो कि इस यूनिट का हिस्सा है। सिर्फ ग्लोमेरुलस नहीं होगा बल्कि पूरे यूनिट का बताना है, तो पूरा यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। उस पूरे यूनिट में हमारे पास ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, बोमन्स कैप्सूल आ जाता था, और बोमन्स कैप्सूल का एक पार्ट होता था, कैपिलरी नेटवर्क होता था, जिसको ग्लोमेरुलस कहते थे। उसके बाद था वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो देखें, एक तो उन्होंने सवाल में आपको बोल दिया कि वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कोई एक ही चूज़ करना है। उसके बाद ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन या फिर नन ऑफ दीज। तो देखें, जनरली जो होता है ये कि मायोसिन और एक्टिन दोनों ही जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने सवाल में सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोला है, आगे इन्होंने इसको कंप्लीट भी नहीं किया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं बहुत सारे सेल्स के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ब्लड प्लेटलेट होता है। ठीक है, ब्लड का जो सेल होता है प्लेटलेट्स, उसके अंदर उसकी भी जो थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है वो होती है ड्यू टू मायोसिन और एक्टिन की प्रेजेंस की वजह से। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि मायोसिन अगर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है तो एक्टिन नहीं है। नहीं, दोनों के दोनों जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। तो फिर इस सवाल में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम एक आंसर चूज़ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अगर इस सवाल को हम इस तरह से कंप्लीट कर लें कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपकी बुक में जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की, वो मसल सेल में बात हुई है। मसल के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर मसल सेल की बात की जाए तो मसल सेल में मायोसिन और एक्टिन, उसमें भी दोनों ही होते हैं, मायोसिन भी होता है, एक्टिन भी होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए थोड़ा सा फंक्शन को, किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसको देखें, तो हमें ये पता चलता है कि उसमें इस तरह से जो एक्टिन होते हैं उसके ऊपर उसकी एक्टिव साइड पे जब तक मायोसिन के हेड आके अटैच नहीं होगा तब तक जो है वो एक्टिन या मायोसिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो अगर एक कंपैरेटिव हम थोड़ा सा कंपैरिजन बनाएं कि कौन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है मसल सेल के अंदर, वैसे तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है लेकिन मसल सेल के अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे उस बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि मसल के कॉन्टेक्स्ट में और थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के बेसिस पे कि किसकी ज़्यादा होती है, वो आंसर हो जाएगा हमारा मायोसिन। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिन गलत आंसर है या एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं हुआ। अगर मायोसिन के पास जो है वो एक्टिन नहीं होगा, यानी उसके पास कोई एक्टिव साइड ही नहीं होगी जहाँ पे उसका बल्बस हेड जाके अटैच हो जाए, तो मायोसिन अकेला भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगर एक्टिन कि एक्टिव साइट पे मायोसिन के बल्बस हेड या मायोसिन आके उससे अटैच ना हो, तो एक्टिन भी खुद अकेला सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं कहला सकता या वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकता। इसलिए इन दोनों का एक दूसरे के साथ होना, एक साथ प्रेजेंट होना ही इन दोनों को एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बनाता है। लेकिन मसल के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि एक्टिन जो होते हैं वो इस तरह से लगे हुए होते हैं कि वो तभी स्लाइड करेंगे या वो तभी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे जब मायोसिन का हेड उठ के, जब उसको एनर्जी मिलेगी वो उठ के आएगा और आके उसके एक्टिव साइट पर जो है वो अटैच होगा, फिर उसको खींचेगा तो फिर वो मूव करेगा। सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे हम आंसर यहाँ पे मायोसिन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या आंसर था, मायोसिन क्यों था और एक्टिन क्यों नहीं था। बाकी यही है कि दोनों जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कोई एक चीज़ हटा देंगे तो दूसरा फिर अकेला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं कहलाएगा। उसके बाद था मसल ऑफ हार्ट आर कॉल्ड, तो वो होते हैं कार्डियक मसल,
फिर था कि एंडोस्केलेटन इज़ फाउंड इन, तो उन्होंने ऑप्शन में दिया है लैम्प्रे, इंसेक्ट्स और अर्थवॉर्म। अगर आपको लैम्प्रे का कंफर्म नहीं दिया तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इंसेक्ट्स का जो होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, अर्थवॉर्म का हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। तो इस हिसाब से भी आंसर तक आप पहुँच सकते हैं कि वो लैम्प्रे है, बट इन्होंने डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई हो सकता है कि लैम्प्रे ना हो। तो अगर किसी को थोड़ा सा याद हो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था लैम्प्रे थे जॉलेस फिशेस थी हैं, ठीक है, और ये जो थी वो कार्टिलेजिनस फिशेस थी। तो एंडोस्केलेटन में क्या होता है, बोन्स का कार्टिलेजिनस होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, तो ये होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इस बेसिस पे आंसर हो जाता है एंडोस्केलेटन। उसके बाद है देयर आर डैश मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखें बुक में बताया हुआ, वैसे जनरल जो आपकी बुक में जो फिगर लिखी हुई है, जो नंबर लिखा है वो है 600, ठीक है। तो जब भी बोर्ड में आएगा और जो आपकी बुक में भी जो MCQ है ना उसके अंदर भी ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है 600, 500, 400, यानी उन्होंने इतना ऑब्वियस नहीं किया हुआ कि 650 या 660 या 670, वो डायरेक्टली आपको 600 वाले ही पूछेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेंगे। लेकिन इसमें पूछा हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 650, अगर और स्पेसिफिक करके बताया जाए कि कितने मसल होते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद था कि जेट प्रोपल्जन इज़ फाउंड इन, बहुत आसान था, जेलीफिश के अंदर जेट प्रोपल्जन होती थी, ये तो उसकी फुट से लोकोमोशन होती है, ये जो होते हैं विंग्स वगैरह होती हैं, लेग्स होती हैं, उससे चल लेते हैं या उड़ जाते हैं। और अर्थवॉर्म जो था वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन था, तो ये अपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी मूव कर रहा था। उसके बाद था मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही होती थी जब नर्व इम्पल्स आती थी, नर्व इम्पल्स की वजह से कैल्शियम जो था वो एंटर होना शुरू हो जाता था सार्कोप्लाज्म के अंदर, फिर कैल्शियम की वजह से वो जाके एक्टिव साइट को जो है अनवील कराता था, और फिर एनर्जी की मदद से बल्बस हेड जो है वो एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाते हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि तीनों की तीनों हो जाते हैं। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद था एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच, तो आपको याद होना चाहिए किडनी के ऊपर जो होते हैं वो एक ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते थे एड्रिनल ग्लैंड्स, के ऊपर बिल्कुल कैप की तरह या टोपी की तरह जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। उसके बाद था फोर ब्रेन ऑफ मैन इज़ इन्वॉल्व इन, तो आपको जो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, जो जनरल डिवीजन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उस हिसाब से भी आपको उसके फंक्शन थोड़े बहुत याद होने चाहिए कि किसका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, फोर ब्रेन जो होता है उसका फंक्शन पूछे हुए कि क्या होते हैं, ब्रीदिंग, कफिंग, हिकअपिंग या नन ऑफ दीज। तो आपको अगर थोड़ा सा किसी को याद होगा कि फोर ब्रेन के दो पार्ट थे, एक थे टेलेंसेफ्लॉन, एक था डायंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन जो था वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट था, फोर मोस्ट पार्ट था, जिसके अंदर सेरिब्रम या फिर सेरेब्रल हेमिस्फेयर आ रहे थे, सही है। तो वो जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर था उनका काम था सारे जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी को उसको देखना कॉन्शियसली, यानी जब होश में जब हम होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सोच रहे होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, जो हम थॉट्स बना रहे होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना, स्पीच, और ये सारी जो भी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती है ना वो फोर ब्रेन के उसमें आ रही होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, ब्रीदिंग, कफिंग और हिकअपिंग। तो अगर किसी को याद हो कि हाइंड ब्रेन के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो होता है रिफ्लेक्स सेंटर फॉर दिस वाइटल एक्शंस। तो ये क्या है, सारे वाइटल एक्शन से, ब्रीदिंग हो गया, सांस लेना, ठीक है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, उसमें कफिंग, हिकअपिंग मतलब कि हिचकियाँ आना, उसके अलावा वॉमिटिंग, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो थी वो हाइंड ब्रेन का फंक्शन था। वहाँ पे स्पेसिफिकली जो मेडुला ऑब्लोंगेटा था, क्योंकि यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज हो जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई कॉन्शियस एक्टिविटी का जो वो जिक्र नहीं किया, ना मेमोरी का जिक्र किया, ऐसे कोई भी चीज़ का जिक्र नहीं है, तो ये कोई भी ऑप्शन तीनों में ये नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। बाकी मैं ये बताई थी कि आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों किसके फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन हैं हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसके, तो ये भी आपको याद होना चाहिए किसका क्या फंक्शन होता है थोड़ा बहुत। फिर कह रही थी द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड, तो वो होती है एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद था वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, तो पेज नंबर 77 पे आपको बताए हुए हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड वाले हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों जो थे वो स्टेरॉइड हार्मोन्स थे। यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑक्सीटोसिन। पेप्टाइड हार्मोन्स में मजीद आ जाते हैं, एडीएच आ जाता है, ग्लूकागॉन आ जाता है, इंसुलिन आता है और प्रोलैक्टिन आता है। ये नाम आपको याद होने चाहिए कौन सा किस टाइप का होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, शायद किसी ने नोट ना की हो, आपकी बुक में जहाँ पे हार्मोन एक्शन बताया हुआ है पेप्टाइड हार्मोन का, वहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम के नीचे उन्होंने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक्शन होता है पेप्टाइड हार्मोन्स का। आपकी बुक में उन्होंने पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन के तो हार्मोन ऑफ एक्शन तो बता दिए, लेकिन जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, उसका उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं बताया। तो वैसे तो ये अंडरस्टूड सी बात थी कि पेप्टाइड नेचर के ही होते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड ही होते हैं, यानी बने हुए तो प्रोटीन के ही होते हैं, थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, तो उनका हार्मोन एक्शन सेम होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि इतना स्पेसिफिक तो कोई लाइन लिखी नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने डायग्राम बनाई हुई थी, डायग्राम समझाई थी, उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि
एड्रेनलिन, उन्होंने वहाँ लिख दिया एड्रेनलिन यानी कि एपिनेफ्रीन। तो यानी कि एपिनेफ्रीन भी जो है वो एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन हो जाता है। अगर एल्डोस्टेरॉन की जगह यहाँ पे होता एड्रेनलिन और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के अलावा कुछ और होता है तो यहाँ पे एड्रेनलिन भी आंसर हो सकता था, ठीक है। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड्स फ्रॉम, वैसे साइकिल तो नहीं होगा, ये फेज़ होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 30 डेज़ होती है, यहाँ पे फेज़ का वर्ड होगा, ठीक है। हो सकता है मुझसे लिखने में गलती हो गई हो। बाकी ये कि पूछ रहे कितने दिन तक होता है, 1 to 4 5 6 या 7। अच्छा, ये जो चीज़ होती है मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है वो बहुत वेरिएबल होता है, वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। कम से कम 4 दिन भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन भी हो सकता है। तो एक तो इस तरह के सवाल बनाने का कोई सेंस नहीं बनता अगर सही इन्फॉर्मेशन की बात की जाए। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में बताया हुआ है, उन्होंने जो बुक वाली चीज़ है हम उसी को फॉलो करेंगे। बुक में उन्होंने लिखा हुआ है 1 to 5 डेज़, तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाता है 1 to 5 डेज़। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मैच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी इज़ कॉल्ड, तो उसको कहते थे ओव्यूलेशन। फिर था कि ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, यानी एग और स्पर्म की फ्यूजन कहाँ पे होती है। ओवरी के अंदर नहीं होती, यूट्रस के अंदर नहीं होती, वेजाइना में नहीं होती, बल्कि वो होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में भी आपको पता होना चाहिए एक स्पेसिफिक रीजन, ज़्यादातर मतलब जहाँ पे हो रही होती है वो होता है एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे हो रही थी फर्टिलाइजेशन। फिर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड, तो ऑर्गन की फॉर्मेशन को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में जो 3 जर्म लेयर होती है वो हो गया। क्लीवेज में जो सेल्स डिवाइड होकर बहुत सारे मासेस बना रहे थे, ग्रोथ तो हुआ नहीं। उसके बाद ब्लास्टोसील इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो आपको ये सीक्वेंसेस याद होनी चाहिए किस सीक्वेंस में कौन सा इवेंट हो रहा था। पहले क्लीवेज होता है, ठीक है, सेल्स का मास बनता है। फिर जब वो मास होता है मलबेरी की तरह, मतलब बहुत सारे सेल्स कॉम्पैक्ट मास एक जगह पे रखे हुए होते हैं, वो उसको हम कहते थे मोरिला। फिर मोरिला के बाद उन कॉम्पैक्ट सेल मासेस के अंदर जब एक स्पेस डेवलप होने लगती है, फ्लूइड फिल स्पेस, तो उस स्पेस को जो है ब्लास्टोसील कहते हैं, जो कि हो रही थी ड्यूरिंग ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला होता था। उसके बाद है वेक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA, तो वेक्टर कौन सा यूज़ करते थे आपको पता होना चाहिए, या तो वो प्लाज्मिड होता है या बैक्टीरियोफेज होता है। उसके बाद था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वॉज रिटन बाय, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिखी थी डार्विन के अंदर। लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो थी फिलोसफी ऑफ ज़ोलिक्यू करके कुछ नाम था उसका। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान आर, टाइगर भी होता है, क्रोकोडाइल भी होता है, गेज़ल भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीस हो गए। थोड़े बहुत नाम देख लीजिएगा, इस तरह के पॉइंट्स होते हैं बहुत रटने वाले ही होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। फिर है द एंजाइम नोन एज मॉलिकुलर सीजर्स आर कॉल्ड, तो वो कौन से एंजाइम थे, वो थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन सीजर्स, ठीक है। यहाँ पे आके हो जाते हैं ज़ूलॉजी वाले MCQs कंप्लीट। आई होप सबको क्लियर हो गए। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।